प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। हमारा अध्याय 25वां मानव का उत्सर्जन तंत्र चल रहा है और आज हम इसका पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वृक्क नलिका की संरचना। वृक्क नलिका, जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना हम आज पढ़ेंगे। नेफ्रॉन को हम वृक्काणु, यूरिनीफेरस नलिकाएं या ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो वृक्क नलिका के कौन कौन से नाम हैं, ये हमें सभी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार नाम को बदलकर भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए हमें उन सभी नामों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ वृक्क नलिका को ही इंग्लिश में हम नेफ्रॉन कहते हैं और वृक्क नलिका को ही वृक्काणु या यूरिनीफेरस नलिकाएं कहते हैं। यूरिनीफेरस नलिकाएं जो नाम पड़ा है वो जो जेनेटिक तंत्र होता है उसकी इकाई को यूरिनीफेरस नलिकाओं से हम यानी प्रदर्शित करते हैं। वृक्क का एक अणु, अगर हम शब्दार्थ देखें तो वृक्क का एक छोटा अणु, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं जो नली है जिनसे वृक्क बना है उसे नाम दिया वृक्काणु। ओके, तो यहाँ वृक्क नलिका नेफ्रॉन की संरचना या वृक्काणु या यूरिनीफेरस नलिका एक ही बात है, किसी भी नाम से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बात आती है कि जब वृक्क की हम बात करते हैं तो मानव में जो वृक्क है वो लगभग 10 लाख वृक्काणु से बना होता है। किससे मिलकर बना है? वृक्क, अगर हम एक वृक्क की बात करें, पिछली वीडियो में भी हमने देखा, तो वो 10 लाख वृक्काणुओं से बना होता है, जो कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर की इकाई कोशिका होती है, जब हम ब्रेन की बात करते हैं, मस्तिष्क की, तो उसकी इकाई न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है जो मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जबकि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो जिस प्रकार कोई भी ऑर्गन छोटी छोटी नलिकाओं या इकाइयों से मिलकर बना है,
ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ वृक्काणु को या यूरिनिफेरस नलिकाओं को वृक्क की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा है। अब बात आती है कि ये किस प्रकार की होती है। तो एक वृक्काणु या वृक्क नलिका सूक्ष्म पतली व कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है? एक वृक्काणु की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें एक वृक्काणु की संरचना पढ़नी है, तो वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म बहुत छोटी है। सीधी सी बात है, जब एक वृक्क के अंदर 10 लाख न्यूरॉन हैं, 10 लाख नेफ्रॉन हैं, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन, तो 10 लाख नेफ्रॉन हैं यानी वृक्काणु हैं, तो वो निश्चित रूप से बहुत छोटी होंगी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी होती है। फिर पतली होती है, वह कुंडलित नलिका होती है, कॉइल्ड होती है। कई जगह पर ये कुंडली यानी कॉइल्ड लिए हुए होती है, कुंडली बनाए हुए होती है। तो अब बात करते हैं हम कि आखिर किस प्रकार की ये दिखती है। तो हमने जो बात की इसके बारे में, तो हम इसका जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हमें इस चीज को यानी समझना बेईमानी होगा। तो इसलिए हम वृक्क नलिका का एक बार देखते हैं किस प्रकार का जो है हमें चित्र नजर आएगा। तो ये हमने बात की कि वृक्क नलिका में ये प्याले नुमा ये बौमैन संपुट होता है, ये बौमैन संपुट, और ये हैनले का लूप, जो कि यू आकार का होता है। तो ये डायग्राम को आप मेरे साथ साथ ड्रा करेंगे। सभी स्टूडेंट्स देखिए, हम आपको प्रयास कर रहे हैं पूरा, लेकिन आपको स्किल अगर डेवलप करनी है बायोलॉजी के अंदर तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपने हाथ से डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आप स्किल जो है नहीं होंगे, और आप यानी जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उनको कंप्लीट नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने स्वयं के द्वारा ही इसको बनाने का प्रयास करें। और अलग से आप एक रफ कागज पर भी बनाकर देख सकते हैं। रफ के अंदर जब आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से बनाना सीख जाएं, उसके बाद आप फेयर के अंदर बिना देखे इसको आप बनाइए। तो इस प्रकार ये जो है ये हमने दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात की। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, और ये यहाँ पर संग्रह नलिका में खुलती है। ये संग्रह नलिका है, और ये संग्रह नलिका आगे चलकर बेलेनाई की नलिका में खुलती है, और बेलेनाई की नलिका आगे जाके द्रोणी में खुलती है। तो यहाँ हम चूंकि रेड मार्कर नहीं है तो हम इसको रक्त धमनियों को, केशिकाओं को इस ग्रीन मार्कर से दिखा रहे हैं। तो ये ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ है,
इसमें ब्लड ऊपर से आता है और छनने के बाद बाहर निकल जाता है। तो ये रक्त अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका ये कहलाई अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका यहाँ इसको हम मिटा देते हैं। बोमन संपुट ग्लोमेरुलस, जिसे केशिका गुच्छ भी कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो ये इसे हम कहते हैं, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक यू आकार की जो नली है ये कहलाती है हेनले का लूप, हेनले का लूप, हेनले का लूप। इस लूप के अंदर यहाँ पर हमें दो अलग अलग भुजाएं नजर आती हैं। एक भुजा ऊपर से नीचे आती है, इसे हम कहते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो अवरोही भुजा। हेनले लूप की ये अवरोही भुजा है, जबकि ये भुजा कौन सी होगी जो ऊपर जा रही है, इसे हम आरोही भुजा कहते हैं, आरोही भुजा कहते हैं। यहाँ पर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसे हम डिस्टल कोवलेंट ट्यूब भी कहते हैं, जबकि समीपस्थ कुंडलित नलिका को प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ ये संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका। और यहाँ ये छनने के बाद अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पे द्रोणी में छोड़ दिए जाते हैं। और यहाँ से हम देखिए, इसमें अगर मैं इसको दो भागों में इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर दूं, तो ये ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स भाग है, जबकि ये नीचे वाला जो भाग है ये मध्यांश या मेडुला कहलाता है। तो यहाँ हमने दो पोर्शन कर लिए, यानी जो वृक्क नलिका है वो वृक्क में कॉर्टेक्स भाग में कौन कौन से हिस्से होंगे और मध्यांश भाग में कौन कौन से हिस्से होंगे, इसको यहाँ से हमने इस रेखा से डॉट डॉट से सेपरेट किया हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि ये जो संरचना है, इसके लिए हम चित्र का नाम क्या लिखेंगे। ये जो डायग्राम है वो है वृक्क नलिका, वृक्क नलिका की संरचना, वृक्क नलिका की संरचना। तो यहाँ
नेफ्रॉन की संरचना को हम देख सकते हैं और एक एक करके यहाँ हम इसकी संरचना का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वृक्क नलिका है, वृक्क नलिका के भाग। जब हम वृक्क नलिका के भागों की बात करते हैं तो वृक्क नलिका में कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला भाग होता है जिसे हम मैलपीजियन कोश या मैलपीगी काय भी कहते हैं। मैलपीगियन काय जो होता है उसमें दो भाग हैं। नंबर 1 बॉमेन संपुट, दूसरा भाग है ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार हम लिखते हैं, दूसरा जो भाग है वो कहलाता है ग्रीवा। तीसरा जो भाग है यहां लिखते हैं, नंबर 2 पर है ग्रीवा। नंबर 3 भाग है नलिकाएं। और नलिकाएं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की हैं। सबसे पहले ये जो नलिका आती है इसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। नंबर 2 पर आती है हैनले का लूप। नंबर 3 पर आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। नंबर 4 भाग जो है वो कहलाती है संग्रह नलिका। तो इस प्रकार जो वृक्क नलिका है उसमें कौन कौन से प्रमुख भाग हैं तो उनको हम ध्यान से समझते हैं। वृक्क नलिका में मुख्य रूप से 4 भाग हैं। हालांकि कई बुकों में ग्रीवा को नहीं दिखाया गया है, तो नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ग्रीवा एक बहुत ही छोटी जगह है जो दरअसल में 2 भागों को जोड़ने का काम करती है। तो लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर 4 भाग हैं प्रमुख रूप से। पहला भाग मैलपीजियन कोश जिसे मैलपीगी काय कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं, बॉमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ग्रीवा। फिर नलिकाएं 3 अलग अलग प्रकार की हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, राइट। और नंबर 4 पर आती है संग्रह नलिका, ठीक है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम मैलपीजियन कोश की। तो मैलपीजियन कोश जो होता है, मैलपीजियन जो कोश है वो यहाँ पर आप देखिए। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि जो मैलपीजियन कोश है वो मैलपीगी काय भी कहलाता है। और ये भाग सबसे पहली बात तो जो वृक्क है उसके कौन से भाग में स्थित होगा? बाहरी जो भाग है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं उसमें स्थित है। और ये मैलपीजियन कोश 2 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से भाग हैं इसमें? बॉमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। बॉमेन संपुट क्या है? यहाँ देखिए हमने बॉमेन संपुट इसे बताया जो एक प्याले नुमा संरचना है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? यहाँ रक्त केशिकाओं का जो जाल है इसमें वो ग्लोमेरुलस है। अब बात करते हैं कि जो बॉमेन संपुट है वो देखिए, आप मेरे हाथ को देखिए, ये हाथ जो है वो कप लाइक यानी जो
कप होता है या प्याला होता है, प्याले नुमा ये स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक कप शेप जो है, तो प्याले नुमा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है, आप इसको इस प्रकार देखिए कि ये प्याला है, ठीक है, और इसमें ये गुहा है और पीछे की तरफ ये नली है, ठीक है, ये नली है। तो इस प्रकार की ये संरचना है किसकी, मैलपीजी कोष की, मैलपीजी काय की। और इस कोष में दो चीजें हैं। जो सबसे पहली बात है वो है बोमेन संपुट, जिसे बोमन कैप्सूल भी कहते हैं, इसे हम बोमन कैप्सूल भी कहते हैं, कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। तो ये बोमन कैप्सूल जो है ये संयोजी ऊतक का, दृढ़ संयोजी ऊतक का बना होता है। बोमन कैप्सूल जो है वो दृढ़ संयोजी ऊतक का बना है और इसके अंदर इसकी जो भित्ति है वो 2 लेयर से बनी है। ध्यान रखना 2 लेयर से बनी है। एक अंदर वाली लेयर होती है और एक बाहर वाली लेयर होती है। तो भित्ति दो यानी परतों से बनी है। जो अंदर वाली होती है, अंदर वाली भित्ति, आंतरिक भित्ति पोडोसाइट सेल से बनी है, जो कि घनाकार उपकला होती है, जबकि बाह्य भित्ति शल्की उपकला की बनी होती है, शल्की उपकला की बनी होती है। तो यहाँ ध्यान रखना आंतरिक भित्ति है बोमेन संपुट की, वो पोडोसाइट सेल्स की बनी होती है। आपको ध्यान हो, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था ऊतकों में, जो जंतु ऊतक वाला जो चैप्टर है अपना, उसमें हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सीलियरी ऊतक है या घनाकार उपकला वाला है या जिसे स्तंभाकार भी कह सकते हैं, अलग अलग जो है। तो यहाँ पोडोसाइट सेल वहाँ बताया था कि जो घनाकार उपकला होती है वो उसमें बीच बीच में प्रवर्ध होते हैं और ये छलनी के समान काम करते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने डॉट डॉट दिखाया, इस तरह से इसमें छिद्र रहते हैं बीच बीच में, और इन छिद्रों की वजह से ये छलनी की तरह काम करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझना। यहाँ कई बार नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति किससे बनी है, तो पोडोसाइट सेल, जिन्हें पदाणु भी कहते हैं। पदाणु हिंदी में अपनी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में पोडोसाइट सेल को पदाणु भी कहते हैं, राइट। बाहरी भित्ति जो है वो शल्की उपकला की है, जो शल्की उपकला होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो इस तरह से दोनों भित्तियां छलनी की तरह काम करती है। अब बात आती है कि इस बोमेन संपुट की गुहा में जो प्याला जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस प्याले में क्या है, उस प्याले में देखिए रक्त केशिकाओं का जाल है। किसका जाल है, रक्त केशिकाओं का जाल, जिसे हमने क्या नाम दिया है, ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया है, ग्लोमेरुलस। तो ध्यान रखना जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, इसी को हमने केशिका गुच्छ कहते हैं। केशिका गुच्छ अर्थात पतली पतली केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बना कैसे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि देखिए जब रक्त आता है, हमने जब वृक्क की संरचना पढ़ी तो ये वृक्क हमने देखा कि ये वृक्क है और वृक्क के अंदर ये मूत्र वाहिनी और यहाँ से एक जो है वृक्क धमनी और एक वृक्क शिरा। वृक्क धमनी क्या होती है, वृक्क धमनी ये यहाँ पर ये हमने कहा पिरामिड्स होते हैं इस प्रकार। तो ये वृक्क धमनी
समझ में आ रहा है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये वृक्क धमनी है जो रक्त को लेकर आती है, जबकि यहाँ रक्त को छाना जाता है। छानने के बाद रक्त को वृक्क शिरा रीनल वेन के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्रवाहिनी में भेज दिया जाता है। राइट। अब बात करते हैं हम कि ये जो वृक्क धमनी आती है, ये जो वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी की शाखाएं, वृक्क धमनी आगे चलकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती है और उन्हीं की शाखा को अभिवाही धमनिका कहते हैं। और ये अभिवाही धमनिका रक्त को, चूंकि एक वृक्क में वृक्क धमनी प्रवेश करती है, लेकिन ये वृक्क धमनी जब आगे छोटी छोटी किसमें चेंज हो जाएगी? ब्रांचेज में, जिन्हें अभिवाही धमनिका कहते हैं। क्योंकि अभिवाही धमनिका तो प्रत्येक नेफ्रॉन में जाएगी, अभिवाही धमनिका तो हर एक नेफ्रॉन में जाएगी। और नेफ्रॉन कितने हैं? 10 लाख। कितने हैं? 10 लाख। लगभग 10 लाख नेफ्रॉन एक वृक्क में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी 10 लाख अभिवाही धमनिका इस प्रकार किसमें जाती है? प्रत्येक वृक्क नलिका के बोमेन संपुट में अंदर जाकर लगभग 50 बार ये इस तरह से विभाजित होकर एक जाल बनाती है। इस जाल को ही केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। राइट। तो ये केशिका गुच्छ किससे बना है? क्वेश्चन पूछा जाता है, केशिका गुच्छ किससे बना है? ये अभिवाही धमनिका के यानी विभाजित होने से, एक जाल बनने से, एक गुच्छा बनने से बोमेन संपुट की गुहा में केशिका गुच्छ बनता है। और इसके बाद यहाँ से जब ये बोमेन संपुट से बाहर निकलती है तो अपवाही धमनिका के रूप में निकलती है। अपवाही धमनिका रक्त को छानने के बाद यहाँ से बोमेन संपुट से बाहर निकलती है। यहाँ समझने की बात है तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के समझ लीजिए। नोट डाल के क्या है नोट कि अभिवाही धमनिका, ध्यान रखें, अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका के व्यास से अधिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिवाही धमनिका जैसा चित्र में भी दिखाया गया है। आप चित्र बनाते समय इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आपको लग रहा होगा कि हमने एक बड़ी यानी मोटे व्यास वाली बना दी है और ये अपवाही छोटे व्यास वाली, ये गलती से नहीं बनी है, ये हमने जानबूझकर बनाई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अभिवाही धमनिका का व्यास देखिए ज्यादा है, जबकि अपवाही धमनिका का व्यास अपेक्षाकृत कम होता है। तो अब इसका क्या महत्व है? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जब रक्त वृक्क नलिका के केशिका गुच्छ में जब आता है, यानी यहाँ पर जब वृक्क नलिका में जब रक्त आता है, उसका आयतन जितना रक्त आ रहा है उतना रक्त यहाँ से निकल नहीं पाता है। और जब उतना रक्त यहाँ से निकल नहीं पाता है तो उसके कारण बोमेन संपुट की गुहा में क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव को हम
उस दबाव को हम द्रव स्थितिक दाब कहते हैं। और इस दाब के कारण ही रक्त का छनना या रक्त के छनने की क्रिया संभव होती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि केशिका गुच्छ का निर्माण अभिवाही धमनिका से होता है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से व्यास से अधिक होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने बात की दूसरे पार्ट की, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। तो ग्रीवा को यहाँ नहीं दिखाया है, तो यहाँ अपन बनाते हैं ग्रीवा। ये क्या है? ग्रीवा। तो ग्रीवा क्या है? ग्रीवा दरअसल में बहुत छोटा भाग है। तो ग्रीवा को हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये जो बोमेन संपुट की जो गुहा है वो ग्रीवा के द्वारा किसमें खुल रही है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। बोमेन संपुट की गुहा ग्रीवा द्वारा PCT, इसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका को प्रॉक्सिमल कोविलेंट ट्यूब कहते हैं। तो ये ग्रीवा द्वारा PCT में खुलती है। राइट? तो यहाँ पर जो हमने बात की कि जो ग्रीवा है वो एक बहुत छोटा सा भाग है। कई बुकों में इसके बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन अपने बुक में इसको दिखाया है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो ग्रीवा है बहुत छोटा सा गर्दन जिसको हम कहते हैं। तो ये दरअसल में नेफ्रॉन जो है उसमें बोमेन संपुट या जिसे हम कहते हैं मैलपीजियन कोश जो है, इन दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं हम? मैलपीजियन कोश। और ये जो नलिका वाला भाग है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कह रहे हैं, उसे जोड़ने का काम करती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? नलिकाएं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोमेन संपुट के बाद नलिकाएं। तो नलिकाएं जो होती हैं उसमें देखिए 3 अलग अलग प्रकार की नलिकाएं हैं। सबसे पहली नलिका की हम बात करते हैं जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका चूंकि समीप है, कुंडलित है और इसकी जो दीवार है वो ब्रश बॉर्डर, ये सबसे महत्वपूर्ण, ब्रश बॉर्डर के समान होती है। ब्रश बॉर्डर के समान होती है। देखिए यहाँ पर हमने बात की कि ये देखिए ये कॉइल्ड है, तो अलग अलग तरह से कॉइल्ड हो सकती है, बहुत ही सूक्ष्म है और कुंडलित है। तो ये कॉइल्ड जो है और साथ में बोमेन संपुट के पास है। देखिए कॉइल्ड यहाँ भी है, लेकिन ये दूर है। किसके दूर है? बोमेन संपुट से दूर है, इसलिए इसको तो दूरस्थ कुंडलित नलिका नाम दिया, जबकि ये समीप है इसलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका नाम दिया। अब समीप है और कुंडलित है, और साथ में जो महत्वपूर्ण चीज है, इसकी जो दीवार है, अंदर की जो भित्ति है, वो ब्रश बॉर्डर होती है। ब्रश बॉर्डर अर्थात ये अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देती है। जिस प्रकार हमारी आंत्र के अंदर अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ब्रश बॉर्डर लाइक विल्लाई होते हैं, तो यहाँ भी इसकी जो दीवार है वो ब्रश बॉर्डर के समान होने के कारण यहाँ से जो परासरण और विसरण की क्रिया होगी रक्त के साथ में, उसमें मदद करती है, जिससे जो छनित्र आएगा नली में उसे रक्त में पुनः वापस अवशोषण करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हेनले के लूप।
अगला जो है देखिए यहाँ से आकर ये जो नलिका है, हेनले का लूप से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर कि हेनले का लूप क्या है, इसका आकार कैसा होता है, हेनले का लूप। तो सबसे पहली बात तो ये हेनले एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया, इसलिए उसके नाम से पड़ा हेनले का लूप है। तो ये लूप के समान है, तो यू आकार, ठीक है, जिसे हम हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। महिलाएं बालों के अंदर काले रंग की यू आकार की पिन लगाती हैं, बालों में जो जूड़ा बनाती हैं तो उसमें यू आकार की, इस प्रकार की यू आकार की आपने देखा होगा पिन लगाती हैं। तो ये इसी प्रकार की नलिका है, तो इसे हम यू आकार या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर वाली नलिका कहते हैं। इसमें दो भुजाएं हैं जो स्पष्ट नजर आ रही हैं। एक है अवरोही भुजा, अवरोही भुजा ऊपर से नीचे आती है, जबकि आरोही भुजा ये ऊपर से नीचे, जबकि आरोही भुजा नीचे से ऊपर जाती है। तो यहाँ इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो इनकी जो दीवार है वो भी अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए पारगम्यता अलग अलग रखती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, जब हम इसके कार्य की पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि जो अवरोही भुजा है वो जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। किसके लिए अधिक पारगम्य होती है? जल के लिए। जबकि आरोही भुजा आयनों के लिए, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इन आयनों के लिए अधिक पारगम्य होती है। तो उसका परिणाम इसमें जो छनित्र है उसकी परासरण सांद्रता पर पड़ता है, तो जिसे हम इसकी कार्यकी में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हेनले के लूप से आगे ये देखिए, इस हेनले के लूप में ऊपर वाला हिस्सा कुछ भाग मोटा खंड होता है, इसका भी अलग महत्व है। आगे यहाँ से हम चलते हैं, ये फिर कुंडलित नलिका आती है जिसे नाम देते हैं हम दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है, दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है, जिसको हम शॉर्ट में DCT अर्थात डिस्टिल्ड कोवलेंट ट्यूब कहते हैं। चूंकि ये दूरस्थ है, अभी बताया दूर है बॉमेट संपर्क से, लेकिन कुंडलित है, सेम इसी की तरह है, कुंडलित है और नलिका है, तो इसलिए इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, इसकी जो दीवार होती है उस पे ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं। तो इसकी दीवार में ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं। सबसे अंतिम भाग की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अंतिम भाग कौन सा है? वृक्क नलिका का सबसे अंतिम भाग जो है वो है संग्रह नलिका, जिसे संग्राहक नलिका भी कहते हैं। इसे संग्राहक नलिका भी कहते हैं। संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, जैसा नाम से ही पता है, संग्रह करने वाली। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारी वृक्क नलिकाएं इसमें आकर जुड़ती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे यहाँ पर नोट करने की बात है, संग्रह नलिका को
का भाग नहीं मानते। तो ये पॉइंट है नोट करने का। क्या है? संग्रह नलिका को वृक्काणु का भाग नहीं मानते। कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि भाई ये जो संग्रह नलिका ये दिख रही है, पहले तो आप ये देखिए, ये संग्रह नलिका है जो स्ट्रेट नजर आ रही है, जो कि हेनले के लूप के पैरेलल होती है, समानांतर होती है और मोटी नली है, ये संग्रह नलिका कहलाती है। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें वृक्क नलिकाएं, जैसे ये एक वृक्क नलिका जुड़ी, ऐसे ही यहाँ दूसरी वृक्क नलिका आ रही है। मान लीजिए ये दूसरी वृक्क नलिका है, ये इसकी समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हेनले का लूप और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका। बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर एक नहीं कई वृक्क नलिकाएं, एक नहीं कई वृक्क नलिकाएं आकर इसमें जुड़ती हैं। बात समझ में आई? इसीलिए इसको नाम दिया कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रह नलिका। तो 1 2 3 ये जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सभी वृक्क नलिकाओं को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई वृक्क नलिका यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, ये वृक्क नलिका का भाग नहीं है। कुछ इसको वृक्क नलिका का भाग मानते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो संग्रह नलिका होती है, संग्रह नलिका का काम होता है कि यहाँ पर जितनी भी वृक्क नलिकाएं हैं उनको जोड़कर एक बड़ी नलिका यहाँ से आगे एक बड़ी नलिका बनती है, जिसे बेलनाई की नलिका कहते हैं। तो बेलेनाई की नलिका में जुड़ती है, संग्रह नलिकाएं बेलेनाई की नलिका बनाती है और बेलेनाई की नलिका आगे चलकर क्या बनाती है? बेलेनाई की नलिका कैलिक्स में खुलती है, कैलिक्स में खुलती है। और कैलिक्स कहाँ खुल रहे हैं? कैलिक्स खुल रहे हैं पेल्विस में, कैलिक्स में खुलते हैं। तो बात समझ में आई? क्या समझ में आई? एक बार फिर यहाँ हम देखते हैं। हमने कहा कि ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड है, वृक्क पिरामिड। यहाँ से एक पिरामिड हमने लिया, तो हमने कहा ये बॉमेन संपुट, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हेनले का लूप, फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, और ये संग्रह नलिका। संग्रह नलिका में और भी नलिकाएं जुड़ेंगी इस प्रकार, ये देखिए ये जुड़ रही है। तो संग्रह नलिका आगे चलकर एक बड़ी नलिका बनाती है, जिसे कहते हैं बेलेनाई की नलिका, ठीक है। और ये बेलेनाई की नलिका कहाँ खुल रही है? ये कहाँ खुल रही है? ये हिस्सा क्या कहलाया? इसको हम कहते हैं कैलिक्स। यहाँ पर बताया था कैलिक्स। क्या है ये? कैलिक्स। तो ये कैलिक्स सभी जो यहाँ पर पिरामिड है, वृक्क पिरामिड, वो कहाँ खुल रहे हैं? जिसे हमने क्या नाम दिया था? एक हमने नाम दिया था वृक्क अंकुर, और वृक्क अंकुर के पास ही यहाँ पर एक जो है कैलिक्स यानी नलिका में खुलती है। और सभी कैलिक्स कहाँ खुल रहे हैं? पेल्विस में खुल रहे हैं। पेल्विस वो भाग है, हमने पिछली वीडियो में बार बार बताया था। क्या कौन सा भाग है बताइए? मूत्र वाहिनी का कीपाकार भाग होता है, जिसमें सभी अपशिष्ट पदार्थ छनकर मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में फेंक दिए जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है? एक बड़ी बेलेनाई की नलिका बनाती है, और ये बेलेनाई की नलिकाएं कैलिक्स में खुलती हैं, और कैलिक्स जो है पेल्विस में जाकर जो है मूत्र वाहिनी में खुल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि वृक्क नलिका के अब ये जो भाग हमने पढ़े हैं उसमें कौन कौन से भाग कॉर्टेक्स में आ रहे हैं और कौन कौन से भाग मध्यांश भाग में आते हैं। तो एक बार देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा बॉमेन संपुट, या जिसे हमने नाम दिया मेलपीजियन कोश, जिसमें 2 पार्ट हैं, बॉमेन संपुट भी है और ग्लोमेरुलस। तो ये पूरा का पूरा किसमें है? कॉर्टेक्स भाग में।
क्योंकि यहाँ से हमने ये लाइन बना दी, नीचे वाला भाग क्या होगा मध्यांश और ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स। तो मैलपीजियन कोष कॉर्टेक्स में है, समीपस्थ कुंडलिक नलिका कॉर्टेक्स में है, दूरस्थ कुंडलिक नलिका कॉर्टेक्स में है, जबकि हैनले का लूप और संग्रह नलिका आदि इसमें है मध्यांश में है। तो यहाँ पर हमारी जो है वृक्क नलिका की संरचना कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से जल्दी से संक्षिप्त में समझ लीजिए कि वृक्क नलिका जो होती है वो जिसे हम नेफ्रॉन, वृक्काणु या यूरिनिफेरस नलिका कहते हैं, ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें मुख्य रूप से हम जब भाग की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग मैलपीजियन कोष, जो कि गहरा दानेदार भाग होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 भागों से मिलकर बना है। ये बॉमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। बॉमेन संपुट प्यालेनुमा होता है जिसमें दोहरी भित्ति होती है। आंतरिक भित्ति पोडोसाइट सेल की होती है, बाहरी भित्ति जो है शल्की उपकला की होती है। दोनों मिलकर छलनी के समान काम करती हैं। बॉमेन संपुट की गुहा में आपको अभिवाही धमनिका जो कि चौड़े व्यास वाली है वो जाल बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। और उसके बाद अपवाही धमनिका से जो कि पतले व्यास वाली है उससे बाहर निकल जाता है। इसके बाद ग्रीवा आती है जो कि छोटा सा पार्ट है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका समीप है, कुंडलित है और सूक्ष्म है। इसकी दीवार ब्रश बॉर्डर होती है। इसके बाद हैनले का लूप, 2 भुजाएं हैं, एक नीचे आ रही है, ठीक है, जिसे अवरोही भुजा, और जो ऊपर जा रही है उसे आरोही भुजा कहते हैं। और यहाँ पर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर यू आकार की संरचना वाली नली है। इसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका और फिर संग्राहक नलिका। इस प्रकार ये हमारी जो है वृक्क नलिका की संरचना। एक चीज और यहाँ पर नोट करने वाली है पॉइंट, जो हैनले का लूप है, हैनले का जो लूप है वो स्तनधारियों में अन्य कशेरुकी प्राणियों की तुलना में अत्यधिक बड़ा होता है, और खास तौर से जो मरुस्थलीय प्राणी हैं उनमें ज्यादा बड़ा होता है, जबकि मेंढक जैसे प्राणियों में हैनले का लूप का अभाव होता है, क्योंकि इसका काम जो होता है वो जल के पुनर्अवशोषण में मदद करना होता है। इसीलिए मरुस्थलीय प्राणियों में ये ज़्यादा लंबा होता है। तो इसके बाद हम लेंगे नेफ्रॉन के जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं और जो है नेफ्रॉन की कार्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।